देख भाई, ये अभी बच्चा है और काफी कमजोर भी। मुझे इसे खिला पिलाकर बहुत ताकतवर बैल बनाना है। मैं इसके सिर्फ 1,000 ही दूंगा। 1,000 तो तुम कम बोल रहा है। चल, तेरी और मेरी दोस्ती की खातिर 1,000 ही सही। हरिकिशन बिरजू से वह बछड़ा खरीद लेता है। उसके वहां से जाने के बाद मेरा बावला ही निकला। ये ले भगवान, ये 1,000 रुपए रख। मैंने वो बीमार बछड़ा हरि किशन को बेच दिया। अच्छा किया, उस पर तो चारा भी खराब हो रहा था। कुछ भी दे रही थी उसके शरीर को लग ही नहीं रहा था। चलो, जान छूटी। और उधर हरिकिशन के घर पर देख तो नंदिनी की माँ, कितना प्यारा बछड़ा लेकर आया हूँ। हाँ, थोड़ा कमजोर है लेकिन खाएगा पिएगा तो मस्त बैल बन जाएगा। छोटी नंदिनी अपनी माँ का हाथ पकड़कर बैल देखने के लिए बाहर आती है। इतना सुंदर छोटा सा दोस्त पाकर वो खुश हो जाती है। बाबा, ये तो बहुत सुंदर है। इसकी आंखें देखो कितनी चमकीली हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी कह रही हो कि मुझे प्यास लगी है, पानी दो। अच्छा, पूरे रास्ते मुझे एक भी बार पता नहीं लगा कि इसकी आंखें बोलती हैं और तूने इसे झट से पहचान लिया। जा खेल ले इसके साथ, पर इसे ज्यादा परेशान मत करियो। ये तो बहुत सुंदर है। बड़ा होगा तो और भी सुंदर दिखाई देगा। मैं इसको यहाँ पर सुंदरता प्रतियोगिता के लिए लेकर नहीं आया हूँ। ये बड़ा होगा तो खेतों में मेरे साथ काम करेगा। बस इसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना होगा। हरिकिशन का पूरा परिवार शिव भक्त था। हरिकिशन ने आंगन में ही एक बड़ा सा शिवलिंग बना रखा था। रोज सुबह उठकर सारा परिवार शिवलिंग पर जल चढ़ाता और उसकी पूजा करता। कोई भी कार्य करने से पहले वो भगवान शिव को जरूर याद करते। हरिकिशन वो छोटा सा बछड़ा इसलिए लेकर आया था क्योंकि बड़ा बैल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा, 2-3 साल खिलाऊंगा पिलाऊंगा तो ये खुद एक हट्टा कट्टा बैल बन जाएगा। अभी खेती बाड़ी करने में आसानी होगी। और छोटी नंदिनी को तो जैसे एक बहुत अच्छा मित्र मिल गया हो। वो पूरा दिन उसको छोटे छोटे घास के निवाले देती, उसे पानी पिलाती और कभी कभी उसकी पूंछ पकड़कर इधर उधर भागती। नंदिनी ने उसका अब नाम रखा, ये तो नंदिनी का भाई नंदी है। और अब नंदिनी ही नहीं, उसके घर वाले और आस पड़ोस के लोग भी उसको नंदी ही बुलाते। अरे, तुम तो 1 महीने में ही इतने बड़े हो गए हो नंदी। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो तुम्हारे सामने छोटी सी रह जाऊंगी। नंदी प्यार से अपनी गर्दन नंदिनी की गोद में रख देता और वो उसके माथे पर कभी प्यार करती, कभी हाथ फेराती। एक दिन सुबह नंदिनी का स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता और उसे समझ में नहीं आता कि वो ऐसा कौन सा बहाना करे कि माँ उसकी छुट्टी करा दे। माँ, आपको पता है अभी बहुत तेज बारिश आने वाली है। मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। पूरे रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा। अच्छा, बाहर तो सूरज चमक रहा है तो बारिश कैसे होगी? होगी माँ, होगी। मैं सच कह रही हूँ। अभी 1 घंटे बाद ही बहुत तेज बारिश आने वाली है। बस नंदिनी, बहुत हो गया। इतने बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। कोई बारिश नहीं आएगी। तभी नंदिनी उठकर नंदी के पास चली जाती है और उसके कान में बोलती है, तुम तो वही हो ना जो महादेव के सामने बैठे रहते हो और सारी बातें महादेव को बताते हो। देखो नंदी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है स्कूल जाने का। महादेव से बोलो कि बारिश करा दो। और नंदिनी बेमन से खाना खाती है, कपड़े पहनती है और बार बार बाहर देख रही होती है। लो, आ गई तुम्हारी बारिश। अभी तक सूरज चमक रहा है। चलो, अब मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आती हूँ। तभी अचानक आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। नंदिनी की माँ मुंह खोले हुए कभी आकाश को देखती, कभी नंदिनी को। देखा माँ, देखा, मैं कह रही थी ना कि बारिश आएगी। तुम तो मेरी मान ही नहीं रही थी। मजा आ गया। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। अभी तक तो सूरज चमक रहा था, अचानक से काले काले बादल कहाँ से आ गए? जरूर नंदिनी के मुंह पर सरस्वती बैठी होगी। फिर वो घर के कामों में लग जाती है और नंदिनी नंदी के पास जाकर, अरे वाह, तुमने मेरी बात कितनी जल्दी महादेव तक पहुंचा दी और उन्होंने काम भी कर दिया। मजा आ गया। आज तो मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ ही खेलूंगी। अच्छा बताओ, अभी तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? तभी नंदिनी भागकर 2 रोटी बछड़े के पास ले आती है। नंदी 2 साल में ही हट्टा कट्टा बैल बन जाता है।
जो नंदिनी अभी उसकी पूंछ पकड़कर इधर उधर आंगन में भागा करती थी, अब वो उसके ऊपर बैठकर इधर उधर उसे दौड़ाती। हे भगवान, इस लड़की को तो पता नहीं कब अक्ल आएगी। इस बैल के ऊपर बैठकर ऐसे दौड़ाती है जैसे इसे मैं रेस में भगाने के लिए लाया हूं। ओ नंदिनी की माँ, कल मैं नंदी को पहली बार हल में जोतने ले जा रहा हूं। कल सुबह उठकर नंदी की पूजा कर लेना। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब वो काफी अच्छा हट्टा कट्टा बैल हो गया है। मैं कल सुबह ही नंदिनी के साथ मिलकर नंदी की पूजा कर लूंगी। अगली सुबह नंदी के ऊपर सुंदर सुंदर आभूषण बनाए जाते हैं। फिर नंदिनी नंदी के माथे पर तिलक करती है और नंदिनी की माँ नंदी की आरती उतारती है। देखो नंदी, बाबा का ख्याल रखना और खेत में अच्छे से काम करना। बाबा की जान बसती है खेत में। दिल लगाकर काम करना और बहुत अच्छी फसल की पैदावार करना। नंदी प्यार से गर्दन हिलाता है। हे भोलेनाथ, नंदी को हमेशा स्वस्थ रखना। ये हमारे घर का बेटा ही है, इस पर हमेशा अपनी कृपा रखना। फिर हरिकिशन नंदी को लेकर अपने खेतों में चला जाता है। नंदी का फुर्तीलापन देखकर आसपास के किसान भी अचंभे से देखते हैं। अरे किशन, घाटे का सौदा नहीं था 1000 रुपए में। आज 2 साल बाद तेरे पास में खट्टा खट्टा बैल है। बेटा कहो मेरा बेटा आज अपने बाप के साथ मिलकर काम करेगा। अब हरिकिशन नंदी को रोज खेत में ले जाता और नंदिनी घर में बोर होती रहती है। जैसे ही नंदी खेतों से आता, नंदिनी उसके गले लग जाती। बिल्कुल बाबा के बेटे बन गए हो। मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं आती। तुम्हें पता है मेरे साथ में जो जो होता है मैं तुम्हें ही बताती हूँ। अब पूरा दिन मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ता है। चलो अब जल्दी से मेरी बात सुनो। और नंदिनी पूरे दिन की घटना नंदी को बता देती है। अब ये नंदिनी का रोज का काम था। एक दिन पड़ोस में रहने वाली काकी के इकलौते बेटे को सांप काट लेता है। काकी उसे आंगन में लिटाकर रोए जा रही थी। लोगों की भीड़ आसपास में जुटी हुई थी। हे भगवान, इस बच्चे को तो बहुत ही जहरीले सांप ने काटा है। हद से हद 1 घंटा और जी लेगा। हमारे गांव में तो कोई ओझा भी नहीं है और डॉक्टर भी काफी दूर है। भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। नंदिनी भी अपनी माँ के साथ वहां जाती है और देखती है कि वो 12-13 साल का बच्चा नीला पड़ा हुआ है। नंदिनी भागकर नंदी के पास जाती है और उसके कान में बोलती है, सुनो नंदी, महादेव से बोलो कि काकी के बेटे को जल्दी से अच्छा करे। उनके पास और कोई भी नहीं है। काका तो पिछले साल ही गुजर गए थे। एक ये गप्पू ही है उनके पास और वो मेरा अच्छा दोस्त भी है। चलो जल्दी से बोलो, वरना गप्पू को कुछ हो जाएगा। बोलकर नंदिनी वहीं अपनी माँ के पास चली जाती है। सब लोग उस बच्चे को देखकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक वही सांप वहां वापस आता है और गप्पू के हाथ पर जहां उसने डसा होता है सारा जहर खींच लेता है। गांव के लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सब सर झुकाकर उस सांप को नमस्कार करने लगते हैं। और ये बात बड़ी तेजी से फैल जाती है कि सांप ने खुद ही डसा और आकर सारा जहर भी खुद ही पी लिया। रात को ओ नंदिनी की माँ, मैं सोच रहा हूँ कि जानवरों की बांधने की जगह अच्छी सी बना दूं। बरसात में बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये आपने बड़ा सही सोचा। मैं भी हर बार यही सोचती हूँ कि जगह काफी कच्ची है। अगर पैर फिसल जाए तो किसी न किसी को चोट आ जाएगी। बड़ा संभल कर चलना पड़ता है। तभी नंदिनी वहां आती है। बाबा, आपको पता है नंदी से मैं जो कुछ भी बोलती हूँ वो पूरा हो जाता है। आपसे ज्यादा तो वो मेरी बातें मानता है। अच्छा, तो बताओ मेरी बिटिया की कौन कौन सी बातें नंदी ने मान ली हैं? एक बार मैंने उसे कहा कि बारिश करवा दो तो उसने बारिश करवा दी। और आज देखो, काकी के गप्पू को भी उसने जिंदा कर दिया। हैरान हरिकिशन और नंदिनी की माँ एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि नंदिनी कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा, ये बात है। चलो तो फिर हम तुम्हारे नंदी की परीक्षा लेते हैं। तो तुम कुछ ऐसा मांगो जो हम सबके लिए हो। नंदिनी काफी सोच विचार करती है और फिर भागकर नंदी के पास जाती है। नंदी, मेरे माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं और खासकर बाबा तो देखो, दोपहर में सर्दी गर्मी बरसात हर समय तुम्हारे साथ खेतों में काम करते रहते हैं। अभी गेहूं की फसल की कटाई होने वाली है। बस इस बारी जो गेहूं हमारी गेहूं की टंकी में माँ बाबा डालें, वो टंकी कभी खाली ना हो। हरिकिशन और नंदिनी की माँ ये सुनकर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि सर्दियां खत्म होते होते हमेशा गेहूं खत्म हो जाते थे
और फिर घर में थोड़ी अनाज की कमी होती रहती थी। नंदिनी ने जो परेशानी देखी, उसने नंदी से वही मांग लिया। गेहूं की फसल तैयार हो जाती है और उसके माँ बाप गेहूं की टंकी को ऊपर तक भर देते हैं। बाकी का बचा सारा गेहूं वो बाजार में बेच देते हैं, जिससे कुछ पैसों की आमदनी होती है। आते वक्त हरिकिशन नंदी के गले की माला खरीद कर लाते हैं। नंदिनी, ओ नंदिनी, ले बेटा, ये माला मैं नंदी के लिए लेकर आया हूं। उसकी पुरानी माला को हटाकर ये पहना दे। नंदिनी माला लेकर नंदी के पास जाती है और उसके गले की पुरानी माला उतार कर जब नई माला पहनाती है। ये ले नंदी, देख, बाबा तेरे लिए कितनी सुंदर माला लेकर आए हैं। तुम कितने सुंदर लग रहे हो। अगले दिन हरिकिशन अपने ही आंगन में लगे हुए पेड़ की बड़ी बड़ी टहनियों को तोड़ रहा था, ताकि छत पर टहनियों का दबाव न बन जाए। तभी अचानक से उसे चक्कर आते हैं और वो नीचे गिर जाता है और उसकी रीढ़ की हड्डी में काफी चोट आ जाती है, जिसकी वजह से वो उठ नहीं पाता। काफी डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि अब ये चल नहीं पाएंगे। नंदिनी की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बहुत दिन हो जाते हैं, पर हरिकिशन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी बिस्तर से नहीं उठ पाता। नंदिनी अपने बाबा के पास उनका हाथ पकड़कर ज्यादातर बैठी रहती। बाबा, देख लेना, आप अच्छे हो जाओगे। फिर रुको, मैं अभी नंदी को लेकर आती हूँ। नंदी क्या कर लेगा बेटा? क्यों बेचारे को परेशान कर रही है? नंदिनी भागकर बाहर जाती है और नंदी की रस्सी को पकड़कर घर के अंदर ले आती है और फिर उसके कान में बोलती है, तुम कैसे बेटे हो? इतने दिनों से बाबा की तबीयत खराब है, बगैर बोले कोई काम करते ही नहीं हो। चलो, अब जल्दी से बाबा की कमर को छूकर इसको ठीक कर दो। नंदी हाँ में गर्दन हिलाता है और हरिकिशन की कमर को चाटने लगता है, और जैसे जैसे वो कमर चाट रहा था, हरिकिशन का सारा दर्द खत्म हो जाता है। और जैसे ही नंदी पीछे हटता है, हरिकिशन बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे उसे चोट लगी ही नहीं थी। ये चमत्कार देखकर उसे नंदिनी की बातों पर यकीन हो जाता है और वो नंदी को गले लगाकर रोने लगता है। मेरा बेटा, तूने आज अपने बाप को बिस्तर से खड़ा कर दिया। मेरे पास तेरा धन्यवाद करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। तभी वो गुड़ और चना लेकर आता है और नंदी को खिला देता है। हरिकिशन को भला चंगा देखकर नंदिनी की माँ काफी खुश होती है। अब उन लोगों को पता था कि नंदी एक चमत्कारी बैल है और नंदिनी उससे जो भी कहती है वो पूरा कर देता है। अब गांव में किसी को भी हारी बीमारी होती तो वो डॉक्टर के पास ना जाकर नंदिनी के पास आते हैं और नंदिनी नंदी को बोलती और उनके दुख खत्म हो जाते। गांव के सभी लोग नंदी को भोले का अवतार कहने लगे। हरिया के पास उसका बैल लल्लू था। लल्लू हरिया की सारी बात मानता था। हरिया भी लल्लू से खूब काम करवाता था। तो वहीं लल्लू हरिया की गैर मौजूदगी में भी उसके खेत पर जुताई कर लेता था। ऐसे ही एक रात लल्लू को फिर से बहुत जोर की भूख लगती है। हरिया अपने गौशाला में जाता है और खूब सारा चारा लल्लू को देते हुए बोलता है, क्या लल्लू, तू मुझे चैन से सोने भी नहीं देता। आखिर कितनी भूख लगती है तुझे? इतना खाना तो कोई भी जानवर नहीं खाता। रात को रोज सोने से पहले तुझे पेट भर के खाना खिलाता हूँ, और तेरी रोज की आदत है कि तू आधी रात को मुझे फिर से जगाता है। आखिर ऐसा क्यों करता है मेरे भाई? सही कहा है किसी ने, जिसको जितना प्यार दो उतना ही कम लगता है। मैं अच्छे से जानता हूँ, जब तक तू मुझसे आधी रात को घंटों घंटों बात ना कर ले, तब तक तुझे भी नींद नहीं आती है अच्छे से। वहां एक मेरी पत्नी है, वो अलग से मेरे सर पर बहस करने का ढोलक बजाती रहती है, और एक तू है। समझ में नहीं आता कि आखिर मैं क्या करूं। ऐसे ही अगली सुबह हरिया लल्लू के पास आता है और उसे काम समझाते हुए बोलता है, देख लल्लू, मैं शहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, तो मेरी गैर मौजूदगी में तू अकेले ही खेत का सारा काम संभाल लेना। और हाँ, अच्छे से जुताई करनी है। तुझे तो पता ही है मेरा कोई बेटा नहीं है, इसीलिए मैं अपना सारा काम तेरे कंधों पर डालकर चला जाता हूँ। तू अपना ख्याल रखना और अच्छे से काम करना। थोड़ी देर बाद हरिया शहर चला जाता है। तभी लल्लू अकेले ही खेत का काम खुद संभाल लेता है। उसे ऐसे काम करते देख गांव के सभी लोग हैरान थे। अरे क्या किस्मत है हरिया की,
ऐसा बैल आजकल के टाइम में मिलना बड़ा मुश्किल है। ये बैल बैल नहीं बल्कि हरिया का बेटा है, बेटा। अरे एक जानवर होने के बावजूद ये इंसान की तरह काम करता है। बड़ा ही लाजवाब जानवर है ये। वही तो, कभी कभी तो मन करता है कि हरिया के बैल को चोरी कर लूं, लेकिन अब पड़ोस की बात है, ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन इसका बैल बहुत ही मेहनती है। चलो भाई, अब चलते हैं। हमारी किस्मत में कहाँ लिखा है ऐसा बैल। वही तो, भगवान जी किसी किसी के साथ ऐसा करते हैं कि वो बहुत खुश रहता है, और एक हम हैं कि दूसरों की खुशी को देखकर रोज जलते ही रहते हैं। हे भगवान, हमारे ऊपर भी अपनी थोड़ी कृपा बरसा दो, हमें भी एक लल्लू जैसा बैल दे दो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक से लल्लू की तबीयत खराब हो जाती है। हरिया उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और कुछ दवाइयाँ देते हुए बोलता है, देखो हरिया, तुम्हें कुछ दिनों तक लल्लू का अच्छे से ध्यान रखना है। इससे कोई भी काम नहीं करवाना है। बेचारा बहुत कमजोर हो गया है। अचानक से इसकी तबीयत बिगड़ गई है। जो दवाई मैंने दी है वो दवाई तुम इसे टाइम से देते रहना। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे लल्लू को क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत तबीयत तो हर किसी का खराब हो जाता है। बस समय से ये दवाइयां देते रहना, तुम्हारा लल्लू ठीक हो जाएगा। हरिया अपने बैल को लेकर घर आ जाता है। घर आने के बाद हरिया अपनी पत्नी जानकी से बातचीत कर रहा था। अरे जानकी, पता नहीं हमारे लल्लू को क्या हो गया है। अचानक से इसकी तबीयत कैसे खराब हो गई है। तुम्हें तो पता ही है, लल्लू में जान बसती है मेरी। इसे कुछ हो जाए ना तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अरे मुझे तो कभी कभी लगता है ना कि हमारे लल्लू को किसी की नजर लग गई है। आसपास के लोग लल्लू को काम करता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं और लोग इसके बारे में बातें बनाने लगते हैं। मुझे तो लगता है कि इसे लोगों की ही नजर लगी है। शायद तुम ठीक कह रही हो, हमारे लल्लू को लोगों की नजर लग गई है। एक काम करते हैं, चलो ना हम इसकी नजर उतार देते हैं। शायद इससे लल्लू को कुछ आराम मिले। दोनों पति पत्नी थोड़ी सी लाल मिर्च लेकर लल्लू की नजर उतारने लगते हैं। ये देखकर आसपास के लोग फिर से बातें बनाना शुरू कर देते हैं। वो जरा इन दोनों पति पत्नी को तो देखो, दोनों ऐसे नजर उतार रहे हैं अपने लल्लू की जैसे कि हम गांव वालों ने ही लल्लू को नजर लगा दी है। शर्म आती है हमें ऐसे लोगों को अपना पड़ोसी कहते हुए। आग लगे इनके बैल को। ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा अनोखा बैल तो सिर्फ इन्हीं के पास है, और दुनिया में तो और किसी ने आज तक बैल को पाला ही नहीं है। यही अपने बैल से प्यार करते हैं। हम तो अपने बैल के ऊपर कौड़े बरसाते हैं। दिन बीत जाते हैं लेकिन लल्लू की तबीयत में जरा भी सुधार नहीं था। धीरे धीरे लल्लू की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी और रात करीबन 2 बजे हरिया की आंख अपने आप खुल जाती है और वो गौशाला में आकर लल्लू को उठाने की कोशिश करता है। लेकिन अब लल्लू हमेशा के लिए शांत हो चुका था। हे भगवान, आखिर क्या हो गया? मेरे लल्लू के साथ तूने मेरा सहारा ही छीन लिया भगवान जी। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे कहाँ हो तुम जानकी, जल्दी आओ। यहाँ देखो, हमारा लल्लू उठ नहीं रहा है। अरे हमारे लल्लू को क्या हो गया? जानकी और आसपास के सभी लोग भागते हुए हरिया के पास आते हैं। ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण लल्लू हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चला जाता है। लल्लू के जाने के बाद हरिया की हालत बहुत खराब हो जाती है। ऐसे ही लगभग 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन हरिया लल्लू को भूल ही नहीं पा रहा था और वो माता रानी के मंदिर जाता है और बोलता है, माता रानी, तुमने मेरा सहारा मुझसे छीनकर अच्छा नहीं किया। लल्लू मेरा बेटा था, बेटा। मैं घर में रहूं या ना रहूं, वो मेरा हर काम अच्छे से देख लेता था। आखिर ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने जो तुमने मुझसे मेरा लल्लू हमेशा के लिए छीन लिया भगवान जी? कैसे भी करके मुझे मेरा लल्लू वापस कर दो। बहुत उम्मीद लेकर आया हूं मैं आपके पास। मुझे मेरा लल्लू चाहिए भगवान जी। हरिया पूजा करके मंदिर से जैसे ही बाहर जाता है, वो देखता है कि मंदिर के बाहर एक लल्लू जैसा ही बैल खड़ा है।
लेकिन उस बैल की 2 पूंछ थी। वो दोनों पूंछ को देखकर हरिया हैरान हो जाता है, लेकिन हरिया को बार बार उस 2 पूंछ वाले बैल में अपना लल्लू दिखाई दे रहा था। मुझे कुछ नहीं पता तुम किसके बैल हो, लेकिन ना जाने क्यों बार बार मेरा मन कह रहा है कि तुम मेरे लल्लू ही हो, भले ही तुम्हारी 2 पूंछ है। इतना बोलकर जैसे ही हरिया अपने घर की ओर बढ़ने लगता है, वैसे ही वो 2 पूंछ वाला बैल हरिया के पीछे पीछे आने लगता है और आखिरकार हरिया के साथ साथ वो बैल भी उसके घर पहुंच जाता है। बैल को देखकर हरिया हैरान था और वो अपनी पत्नी को बुलाता है और सारी बात बताता है, जिसके बाद जानकी कहती है, सुनिए जी, अगर ऐसी ही बात है तो आप इसी बैल को अपना लल्लू समझ लीजिए। क्या पता भगवान ने हमारे लल्लू को कोई दूसरा जन्म दे दिया हो और इस जन्म में हमारे लल्लू की 2 पूंछ है तो क्या हुआ। मुझे लल्लू के 2 पूंछ होने से कोई दिक्कत नहीं है जानकी, लेकिन अगर ये किसी और का बैल हुआ तो? अरे ऐसा नहीं है, अगर ये किसी और का बैल होता तो शायद ये खुद अपने घर वापस चला जाता। मेरा मन न जाने बार बार क्यों बोल रहा है कि हमें इसे रख लेना चाहिए। ठीक है, अगर तुम भी यही चाहती हो तो यही सही, हम इसे रख लेते हैं। हरिया अपने नए बैल को अपने गौशाला में ले जाता है। तभी हरिया देखता है कि उस बैल के पूंछ में एक अलग ही चमक है। जैसे ही हरिया बैल के पीछे जाकर उसकी पूंछ को करीब से देखता है तो वो हैरान हो जाता है। बैल के दोनों पूंछ एक सोने का और एक चांदी का था। ये देखकर हरिया फिर से अपनी पत्नी को आवाज लगाकर बुलाता है, जानकी, ये देखो, ये हमारा लल्लू नहीं, ये कोई और है। इसकी पूंछ तो सोने और चांदी की बनी हुई है। नहीं नहीं जानकी, ये हमारा लल्लू नहीं हो सकता, हम इसे नहीं रख सकते। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उस बैल के दोनों पूंछ से खूब सारा सोना और चांदी निकलने लगते हैं। देखिए, ना तो ये बैल हमारा है और ना ही ये सोना चांदी हमारा है। हे प्रभु, कहाँ हो आप? आखिर ये कैसी दुविधा है हमारे सामने? ना तो ये बैल हमारा है और ना ही ये सोना चांदी। हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान जी, हमें बस हमारा लल्लू वापस दे दीजिए आप। हाँ भगवान जी, मुझे मेरा लल्लू चाहिए। मुझे किसी का भी सोना और चांदी नहीं चाहिए। मुझे बस मेरा लल्लू वापस कर दीजिए। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। तभी वो जादुई बैल उन दोनों से कहता है, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता, वो अभी के अभी ये सारा सोना और चांदी इकट्ठा करके अपने घर चला गया होता। लेकिन तुम दोनों पति पत्नी बहुत ईमानदार हो और तुमने साबित कर दिया है कि तुम अपने लल्लू से कितना प्यार करते हो। ये क्या, तुम तो बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूं क्योंकि मैं जादुई 2 पूंछ वाला बैल हूं और मुझे यहां खुद भगवान जी ने ही भेजा है। तुमने भगवान जी से लल्लू के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना की थी, इसलिए भगवान जी ने मुझे यहां पर तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा लेने के लिए भेजा था और तुम इस परीक्षा में सफल हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी। मुझे बस मेरा लल्लू वापस चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ हरिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा लल्लू हमेशा हमेशा के लिए वापस कर दूंगा। जादुई 2 पूंछ वाला बैल अपनी जादुई शक्तियों से हरिया का लल्लू हमेशा हमेशा के लिए वापस कर देता है और हरिया और जानकी के लिए खूब सारा सोना और खूब सारा पैसा भी प्रकट कर देता है और कहता है, ये जो कुछ भी है वो तुम दोनों की ईमानदारी का तोहफा है। तुमने सच्चे दिल से लल्लू के लिए प्रार्थना की है और तुमने पूरी ईमानदारी के साथ लल्लू को भगवान जी से मांगा है। तुम दोनों पति पत्नी के मन में कोई छल कपट नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये सब कुछ दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई 2 पूंछ वाले बैल, मुझे मेरा लल्लू मिल गया, मैं बहुत खुश हूं। हाँ जादुई बैल, लल्लू हमारा बेटा है और हम अपने बेटे से दूर नहीं रह सकते। जब से लल्लू गया है तब से हम दोनों ने चैन से सांस ही नहीं ली है। अब लल्लू को अपनी आंखों के सामने देखकर हम दोनों को बहुत खुशी मिल रही है।
जादुई 2 पूंछ वाला बैल हमेशा हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाता है। दोनों पति पत्नी लल्लू को फिर से पाकर बहुत खुश थे। वीरपुर नामक गांव में चांदनी अपने 2 बच्चों तारा और सूरज के साथ रहती थी। पति की मौत के बाद चांदनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। जैसे ही सुबह बच्चे स्कूल जाते, वो भी मेहनत मजदूरी करने के लिए निकल जाती। कभी वो नए बनते हुए घरों में ईंट ढोने का काम करती, या तो गांव में कोई उसे कुछ काम देता तो वो कर लेती। दोपहर के बाद में बचे हुए टाइम में लोगों के कपड़े सीने का काम करती। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक कभी भी वो एक पल चैन से ना बैठती। उसकी बेटी तारा 14 साल की हो गई थी। घर के कामों में वो अपनी माँ की मदद किया करती थी और बेटा सूरज अभी 10 साल का था। पर उसकी माँ इतनी मेहनत करके उन्हें पाल रही है, इसका आभास उसे था। इसलिए कभी कभी वो बहुत पसंद आने वाली चीजों को भी छोड़ देता था। एक दिन चांदनी अपने काम से लौटकर घर वापस आई तो दरवाजे पर उसे एक बैल नजर आया। लगता है तुम्हें भूख लगी है, रुको मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। वो रसोई से 2 रोटी के अंदर थोड़ा सा गुड़ रखकर बैल को खिला देती है। बैल वो रोटियां खाकर वहां से चला जाता है और ये बात चांदनी के दिमाग से उतर जाती है। दोनों बच्चे अपने स्कूल का काम खत्म करके, माँ अब तू आराम कर, मेरे स्कूल का काम खत्म हो गया है, शाम का खाना मैं बना लूंगी। माँ, अगर तेरे सिर में दर्द है तो क्या मैं तेरा सर दबा दूं? कौन कहता है कि मैं गरीब हूं? मेरे पास तुम दोनों हो तो। मुझसे ज्यादा अमीर तो फिर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मेरे बच्चे मेरा कितना ख्याल रखते हैं। माँ, तुम भी तो हमारा कितना ख्याल रखती हो। तारा सबके लिए खाना बनाती है और खाना खाने के बाद वो लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जैसे ही बच्चे निकलते हैं, चांदनी भी काम पर निकल जाती है कि तभी उसे रास्ते में एक अमीर किसान मिलता है जिसका नाम महावीर था। अरे ओ चांदनी, काम की तलाश में जा रही है क्या? हाँ भाई साहब, जा तो काम की तलाश में ही रही हूँ। आप बताइए क्या काम है? मेरा नौकर छुट्टी पर गांव गया हुआ है और मेरे मवेशियों के लिए चारे की जरूरत है। क्या तू खेतों से चारा लाकर मेरे मवेशियों को काट कर खिला देगी? 1 महीने तक लगातार काम करना होगा। 1 महीने तक? चलो, ये तो अच्छी बात हो गई कि मुझे 1 महीने तक एक बंधा हुआ काम मिल गया। हाँ हाँ भैया जी, क्यों नहीं। वो नदी के पास वाला खेत आप ही का है ना? हाँ, मेरा ही खेत है। 150 रुपए रोज का दूंगा और तू चाहे तो मेरी बैलगाड़ी भी लेकर जा सकती है। चलानी तो आती होगी ना? हाँ हाँ भैया जी, आराम से। चलो तो फिर ठीक है, मैं काम के लिए निकलती हूँ। चांदनी महावीर की बैलगाड़ी लेकर नदी किनारे खेत पर पहुंच जाती है और वहां से ढेर सारा चारा काट कर मवेशियों के लिए ले आती है। घर आकर चारा वो मवेशियों को खिला देती है। दोपहर हो चुकी थी। वो घर के लिए निकल जाती है। आज घर के बाहर फिर वही बैल खड़ा था जो कल आया हुआ था। चांदनी आज भी उसके माथे पर हाथ फेरती है और घर के अंदर जाकर 2 रोटी में गुड़ दबाकर उसे दे देती है। बैल रोटियां खाकर वहां से चला जाता है। तभी एक पड़ोसन अपने कपड़े देने के लिए आ जाती है। चांदनी, जरा मेरा ये कुर्ता तो ठीक कर देना और ये वाला सिल देना। सच कहती हूँ, तेरे हाथ में सफाई तो बहुत है, लेकिन इस गांव में इतना काम नहीं है। अब हमें ही देख लो, एक कुर्ता सिलवाने के बाद 6-7 महीने बाद नंबर आता है दूसरे कुर्ते का। ठीक है दीदी, आप कुर्ता रख जाओ, मैं सिल दूंगी। वो तो मैं भी जानती हूँ, अगर इतना काम होता तो फिर मैं रोजाना मजदूरी क्यों करती, घर पर ही सिलाई कढ़ाई का काम कर लेती। कुछ भी कहो चांदनी, लेकिन हम सब जानते हैं कि तू कितनी मेहनत करती है। देख लेना, एक दिन भोलेनाथ तेरे ऊपर कृपा जरूर करेंगे। उन्हीं की कृपा से चल रहा है सब कुछ। पड़ोसन के जाने के बाद में चांदनी उसके कपड़ों को सिलने लगती है और तारा और सूरज अपनी माँ की मदद कराते हैं। अगली सुबह चांदनी महावीर के घर जाकर बैलगाड़ी उठाती है और चारा लेने के लिए खेतों में चली जाती है। काम खत्म करके जब वो वापस आती है तो देखती है कि वो बैल आज फिर घर के आगे खड़ा है। चांदनी उसे आज भी गुड़ रोटी खाने के लिए देती है कि तभी तारा बाहर आ जाती है। माँ, ये बैल तो रोज आने लगा है, किसी गांव वाले का भी नहीं लगता। पता नहीं रोज एक ही टाइम पर आता है। जरा देखो माँ, ये कितना सुंदर है। बेटा, जानवर बेजुबान होता है, लेकिन प्यार की भाषा उसे भी समझ में आती है। क्या पता उसके रोटी खाकर जाने से ही हमारा नसीब खुल जाए। फिर वो बैल के माथे पर, गले पर और उसकी पीठ को थपथपाने लगती है।
बैल भी चुपचाप खड़ा हुआ थपकियां ले रहा था और थोड़ी देर बाद इसी तरह खड़ा रहा और चांदनी, तारा और सूरज उसे प्यार से सहलाते रहे। फिर चांदनी काम करने के लिए अंदर चली गई। सूरज और तारा बाहर ही खड़े हुए थे कि बैल वहां से चल दिया। उसके जाने के बाद जैसे ही तारा घर में घुसने के लिए मुड़ी, उसने देखा कि बैल जहां खड़ा था वहां एक सोने का टुकड़ा पड़ा है। वो उसे उठाकर अंदर ले आती है। माँ, जरा देखो तो, जहां वो बैल खड़ा था वहां ये टुकड़ा मिला है। पीतल है कि सोना? चांदनी अपने हाथों में टुकड़ा लेकर देखती है। वो प्योर सोना था। चांदनी सोचती है कि जरूर बैल के पैर में कहीं से फंस गया होगा और जब वो यहाँ खड़ा था तो उसके पैर से निकल गया होगा। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सोने के टुकड़े का क्या करे। हे भगवान, मैं इसे आपका चमत्कार समझूं या कुछ और। ये टुकड़ा उस बैल के पैर से निकला होगा। अब समझ में नहीं आ रहा मैं इसका क्या करूं। तू ही कोई रास्ता दिखा। रात को तीनों सो जाते हैं। तभी चांदनी को सपने में वो बैल दिखाई देता है। माँ, वो सोने का टुकड़ा मैंने तुझे दिया था, कल उसे जाकर बेच दे। चांदनी की आंख एकदम से खुल जाती है। वो देखती है कि उसे बहुत पसीना आ रहा है। वो ताजी हवा खाने के लिए घर का दरवाजा खोलकर आंगन में आ जाती है तो देखती है कि बैल आंगन में खड़ा है। एक पल के लिए तो वो डर जाती है। फिर हिम्मत करके वो बैल के पास जाती है। बैल अपना मुंह उसके कंधे पर रख देता है। मुझे नहीं पता तुम कहां से आए हो, बस इतना जान गई हूं कि तुम मेरे लिए फरिश्ते बनकर आए हो। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, यहीं आंगन में ही बांध देती हूँ और कल मैं तुम्हें हरा ताजा चारा खिलाऊंगी। बैल अपना मुंह फिर वापस उसके दूसरे कंधे पर रख देता है। वो बैल की मंजूरी समझती है और अंदर से रस्सी लाकर खूंटे से बांध देती है। अगली सुबह तारा और सूरज दोनों बैल को अपने घर देखकर हैरान हो जाते हैं और अपनी माँ को बताते हैं। हाँ बेटा, रात को जब मेरी आंख खुली तो ये आंगन में खड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इसको यहीं बांध लिया और आज से ये हमारे परिवार का ही सदस्य है। तुम इसे अपना बड़ा भाई ही समझो। तारा और सूरज ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और जाकर बैल को प्यार करने लगते हैं। बच्चों के चले जाने के बाद चांदनी महावीर के मवेशियों के लिए चारा लेकर आती है और एक गठरी चारा वो बैल के लिए लाती है और बैल को खाने के लिए देने के बाद वो बैल का सर सहलाने लगी। तभी वो देखती है कि बैल में कुछ अलग बात है। तुम्हें देखने और छूने के बाद मुझे एहसास होता है जैसे कि तुम एक आम बैल नहीं हो। अगर मैं सच कह रही हूं और समझ रही हूं तो तुम मुझे कुछ करके दिखाओ जिससे मेरा यकीन सही या गलत हो जाए। बैल चांदनी के कंधे पर अपना मुंह रख देता है। चलो, तो तुम एक काम करके दिखाओ। तुम्हारे रहने के लिए मेरे पास अभी इतनी जगह नहीं है, तुम अपने लिए एक जगह तैयार करो। चांदनी ने अभी अपनी बात कहकर खत्म भी नहीं की थी कि वहीं आंगन में एक शेड बन जाता है और वो अपने खाने के लिए खोर बना देता है। चांदनी को तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। चांदनी जान गई थी कि वो कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई बैल है। चांदनी सोने का वो टुकड़ा बेच आती है और उससे मिले पैसों से वो अपने दोनों बच्चों की जरूरतों की काफी सारी चीजें खरीदती है और बैल के लिए खूब सारा पशु आहार भी। चांदनी के घर में बैल को बंधा देखकर सब लोग हंसने लगते हैं कि गाय बांध लेती तो कम से कम दूध की कमी ना होती। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और महावीर चांदनी से कहता है, तुझे इस तरह काम के लिए मना करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि तूने बहुत दिल से और ईमानदारी से काम किया, लेकिन मेरा नौकर वापस आ गया है। कोई बात नहीं भैया जी, आपने वो काम दिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। चांदनी हंसते हुए मुंह से बोलकर तो आ गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे दुख हो रहा था कि एक बंधा हुआ काम उसके हाथ से चला गया। वो उदास होकर बैठ जाती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि आंगन में बंधा हुआ बैल अपनी रस्सी छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। वो उठकर बैल के पास जाती है। तुझे क्या हुआ बेटा? क्या तेरा बाहर घूम कर आने का मन है? नहीं माँ, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता। जैसे ही बैल ये बोलता है, चांदनी आंखें फाड़ फाड़ कर बैल को देख रही थी कि ये बैल तो बोलता भी है। हाँ माँ, मैं बोलने वाला बैल हूँ, तू परेशान मत हो, अब तेरा बेटा तेरे साथ है ना। तभी वो अपने मुंह से एक सोने का टुकड़ा देता है और बोलता है कि इसको बेचकर तुम एक परचून की दुकान खोल लो। उसमें जो भी सामान डलेगा वो सब कुछ मैं कर लूंगा। जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तू मुझे इस जन्म में मिला है। माँ, मैं तो हर जन्म में तेरे ही साथ रहता हूँ। चांदनी वो सोने का टुकड़ा ले जाकर शहर में बेचकर पैसे ले आती है
और फिर एक दुकान किराए पर ले लेती है। उसमें हर तरह का सामान बैल अपने जादू से भर देता है और जादुई बैल की मदद से चांदनी और उसके बच्चों को फिर कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। सड़क किनारे एक बुढ़िया कलावती काफी देर से लोगों के सामने हाथ फैला फैलाकर भीख मांग रही थी। आते जाते कुछ दयालु लोग उसके हाथ पर 1-2 रुपए रख जाते हैं और वो अपने हाथ पर रखे हुए पैसों को देखकर रोते हुए बोल रही थी, कोई तो मुझ पर दया दिखाओ, इतना मारा है मेरे पोते को कि बिस्तर पर पड़ा हुआ है, कोई थोड़े ज्यादा पैसे दे जाओ। देखते ही देखते दोपहर हो गई और कलावती ने अपने थैले में से निकालकर रोटी हाथ पर रखी और एक छोटी सी गुड़ की डली उस पर रख ली कि तभी वहां पर एक बैल आ जाता है और कलावती की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगता है। लगता है तुझे भूख लगी है, इधर आ। कलावती अपने हाथ पर गुड़ की डली रखती है और वो बैल उसे चाटने लगता है। सुना है हथेली पर रखकर गुड़ चटाने से गाय और बैल हमारी किस्मत को अच्छा कर देते हैं। तुम मेरी किस्मत को अच्छा कर दो। भगवान ने पहले मेरे बेटे और बहू को मुझसे छीन लिया, ले देकर मेरे पास मेरा पोता था। आज वो बिस्तर पर पड़ा है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। कलावती के दिल में इतना दुख भरा हुआ था कि उसे ये भी नहीं समझ आ रहा था उस समय कि उसके सामने खड़ा हुआ वो बेजुबान जानवर उसे तसल्ली भी नहीं दे सकता। लेकिन रो रो कर उससे फरियाद करने वाली कलावती नहीं जानती थी कि कभी कभी बेजुबान जानवर इंसानों से अच्छी तरह बातें समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। गुड़ खाने के बाद वो बैल वहीं कलावती के साइड में बैठ जाता है। दोपहर से शाम होने को आती है। कलावती सारे पैसे गिनती है। कुल मिलाकर 80 रुपए थे। आज भी मैं उसके लिए दवाई लेकर नहीं जा पाऊंगी। ठाकुर का इतना दबदबा है कि सरकारी हॉस्पिटल वाले भी उसे एडमिट नहीं कर रहे। हे भगवान, अगर तू है तो मेरी पुकार सुन ले, मेरी मदद कर। कलावती वहां जमीन पर बिछा हुआ कपड़ा उठाकर अपने हाथ में ले लेती है और रोते रोते घर की तरफ चल देती है। घर पहुंचकर वो अपने पोते को देखती है। चारपाई पर पड़ा वो अभी भी कराह रहा था। किशन बेटा, बड़ी ही निष्ठुर दुनिया है, कोई किसी का दर्द नहीं समझता। मुझे माफ करना, मैं तेरी बूढ़ी दादी तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही। ये एक दर्द की गोली है, इसे खा ले और अभी मैं तुझे हल्दी का लेप लगा देती हूँ। कलावती अपने पोते को खाने के लिए रोटी देती है और उसके बाद वो दर्द की दवाई ताकि उसका दर्द कम हो जाए और फिर उसके बाद वो उसके शरीर को साफ कर दोबारा से हल्दी का लेप लगाती है। उसका पोता अखाड़े में लड़ा करता था। ये उसका शौक था और पेशे से वो किसान था। एक दिन गांव के ठाकुर ने किसी से बदला लेने के लिए जब किशन से कहा कि तुम उसे जाकर बहुत मारो पीटो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, तो किशन ने गलत काम करने से मना कर दिया। ठाकुर ये बात बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपने आदमियों को भिजवाकर किशन की पिटाई करवा दी, जिससे उसे काफी चोटें आईं। अगली सुबह कलावती जब उठती है तो अभी भी किशन को बहुत दर्द था। कलावती बाहर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बैल बाहर खड़ा है। उसे देखकर कलावती पहचान जाती है कि ये तो वही बैल है जो कल वहां उसके हाथ से गुड़ खा रहा था। वो अंदर से रात की रखी हुई एक रोटी और गुड़ ले आती है और उस बैल को खिलाकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगती है। जा, अब जा यहां से। तभी वो बैल ना करके गर्दन हिलाने लगता है। ये देखकर कलावती हैरान हो जाती है और फिर दोबारा उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोलती है। तभी वो बैल ना करके गर्दन हिलाने लगता है। ये देखकर कलावती हैरान हो जाती है और फिर दोबारा उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोलती है। देख रहा है, अंदर वो मेरा पोता है। ठाकुर ने उसे पिटवा दिया क्योंकि उसने गलत काम करने से मना किया था। उसी के लिए भीख मांगने जा रही हूँ। तू इस तरह दरवाजा रोक कर खड़ा रहेगा तो फिर मैं कैसे जा पाऊंगी। बैल बुढ़िया की तरफ देखकर उसकी सारी बातें सुन रहा था कि तभी वो अचानक अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। बुढ़िया उसे बोलती है, अरे चला जा चला जा। फिर वो डर कर साइड हो जाती है और बैल अंदर आकर उसके पोते की चारपाई के पास बैठ जाता है।
कोई बात नहीं दादी, चुपचाप आकर बैठ गया है, वैसे ही चला भी जाएगा। किशन ये बोलकर किसी तरह अपना हाथ उठाकर उसके शरीर पर फेरने लगता है। अचानक से ही उसे महसूस होता है कि उसके ऊपर हाथ फेरने से उसके शरीर में झुरझुरी हो रही है। दादी, ओ दादी, देख तो जरा, जैसे ही मैं इसके ऊपर हाथ फेर रहा हूं, मेरे शरीर में झुरझुरी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी चोटें अंदर ही अंदर ठीक हो रही हैं। सच कह रहा है तू? हाँ, खुद को उठाने की कोशिश कर। हाँ दादी, देख, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। और वो खुशी से बैल को गले लगा लेता है। ये तो कोई जादुई बैल लगता है दादी, कैसे इसने चुटकी बजाते ही मुझे ठीक कर दिया। पता नहीं कौन से जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे जो भगवान ने तुझे मेरी मदद के लिए भेज दिया। ये कहकर वो रोने लगती है। दादी, दर्द में तो भूख ही नहीं लग रही थी, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से रोटी बना दे, इसके लिए भी बना देना, ये तो किसी फरिश्ते की तरह आया है। कलावती रसोई में जाती है। 4 रोटियों का आटा रखा था। वो सारे डब्बे टटोल कर देखती है, लेकिन किसी में भी एक मुट्ठी भर दाल नहीं पड़ी थी कि वो रोटियों के साथ बना लेती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस समय अपने पोते को क्या बनाकर खिलाए। तभी पलटकर वो अपने पोते की तरफ देखती है, जो अभी भी बैल के ऊपर हाथ फेर रहा था। वो अपनी आंखों से वापस जैसे ही रसोई में देखती है तो हैरान हो जाती है। वहां ताजी सब्जियां, फल, दूध, दाल, चावल, आटा, मसाले सब रखा हुआ था। वो समझ जाती है कि ये बैल जादुई है और सब कुछ इसी की ही कृपा से हो रहा है। वो फटाफट खाना बनाती है, बैल को भी 4 रोटी गरम गरम खाने के लिए देती है और फिर वो उसे बाहर आंगन में बांध देती है। दादी, बैल के आते ही सब कुछ अच्छा हो गया, देखो तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मेरा शरीर भी पहले जैसा ही हो गया है। मेरा बच्चा, तू 100 साल जिए, तुझे कोई भी बला छू भी ना सके। और वो बैल, वो तो सूरज की किरण बनकर आया है। आज से इसका नाम सूरज है। अगले दिन किशन सूरज को लेकर घूमने के लिए निकलता है। उसे ठीक ठाक देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और जैसे ही ठाकुर को ये बात पता चलती है कि इतनी पिटाई के बाद भी सूरज एकदम सही सलामत है, उसे बहुत हैरानी होती है। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसकी हालत तो उठने लायक भी नहीं थी, फिर वो बिस्तर से कैसे उठ गया? आप कहो तो ठाकुर जी, इस बारी हम उसे जान से ही मार डालते हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना, कोई उपाय देखना पड़ेगा। एक काम करो, तुम लोग जाकर उसका घर तोड़ दो, उसके खेतों में खड़ी हुई फसल को उजाड़ दो, जो मेरी बात नहीं मानेगा उसका यही हाल होगा। ठाकुर के आदमी रात के समय किशन के खेत में जाते हैं और उसकी खड़ी फसल को आग लगा देते हैं और फिर वो रात को उसके घर को तोड़ने के लिए आते हैं कि तभी आंगन में बंधा हुआ सूरज उन लोगों को देख लेता है। वो अपने जादू से अपनी रस्सी खोलता है और उन लोगों को अपनी सींगों से मारने लगता है। बाहर शोर सुनकर किशन और कलावती भी बाहर आते हैं और ठाकुर के लोगों को पहचान जाते हैं। ये ठाकुर तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। अरे दादी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ठाकुर के लोगों ने आग लगाई है। ठाकुर के तो बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गए हैं, ये किसी को भी जीने नहीं देते। अचानक से ही सारे गांव के लोग ठाकुर पर अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। सब लोग चाहते थे कि ठाकुर के जुल्मों से किसी तरह उन्हें मुक्ति मिल जाए। तभी किशन सूरज के पास जाता है और उसके कान में बोलता है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तूने अपनी आंखों से देख और सुन लिया है, मेरी जली हुई फसल वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं चाहता हूं कि ठाकुर को सबक मिलना चाहिए ताकि वो गांव वालों के ऊपर जुल्म ना करे। क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगे? किशन की बात सुनकर सूरज गर्दन हिलाने लगता है और तभी अचानक से ठाकुर के सारे खेतों में आग लग जाती है और उसका घर भी अपने आप ही हिल हिल कर टूटने लगता है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब आपके कर्मों का फल निकल रहा है। तभी ठकुराइन देखती है कि उसका बेटा जो अभी उसके पास खड़ा था वो वहां नहीं है। अरे अभी तो मेरे पास खड़ा था, कहाँ चला गया मेरा बेटा? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाओ उस किशन से माफी मांग लो, जरूर उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, तभी तो देखो वो एकदम से ठीक हो गया। ठाकुर अपने बेटे के ना मिलने से परेशान हो जाता है और भागता भागता वो किशन के घर पहुंचता है जहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो एकदम से किशन के पैरों पर गिर जाता है और माफी मांगने लगता है।
मुझे माफ कर दे। मैंने ही तेरे खेतों में आग लगाई, मैंने ही आदमी भेजकर तेरा घर तोड़वाना चाहा, मैंने ही उस दिन लोगों को भेजकर तेरी पिटाई करवाई। आज मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है, मेरे खेत जल गए हैं, मेरा घर टूट गया है और मेरा बेटा नहीं मिल रहा। किशन हैरानी से सूरज की तरफ देखता है और उसे लगता है कि सूरज मुस्कुरा रहा है। वो समझ जाता है कि अचानक से ठाकुर के साथ इतना कुछ बुरा सूरज ने किया है। किशन बेटा, मैं जानती हूँ हमारा सूरज जादुई है और ये सब कुछ उसने अपने जादू से किया है, पर बेटा अगर हम भी ठाकुर की तरह बुरा करने लग जाएंगे तो ठाकुर और हम में क्या फर्क रह जाएगा। फिर कलावती सूरज के माथे और शरीर पर हाथ फेरकर उसके कान में कुछ कहती है कि तभी ठकुराइन अपने बेटे का हाथ पकड़कर भागते भागते वहां आती है और ठाकुर से कहती है कि हमारा बेटा मिल गया, हमारा घर जैसा था वैसा ही हो गया और उधर किशन के खेत भी सही हो जाते हैं। गांव वाले और आसपास के गांव वाले सब समझते हैं कि किशन के पास जादुई शक्तियां हैं, इसलिए सब कुछ सही हो जाता है और उसके बाद किशन सूरज के साथ मिलकर लोगों की मदद करता और कलावती उस दिन को याद करती जिस दिन वो बैल उसे मिला था।